हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कराड़े सर। अब तक हमने आपको यूनिट 1 का चैप्टर 1 के लेक्चर अवेलेबल कराए। अब तक हमने आपको लेक्चर नंबर 5 तक करवाया। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम आगे के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, चैप्टर 1 क्योंकि अब एंड होने ही वाला है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे ही आपके एंड होंगे आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराया जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होता है। ओके, और इसके और में क्वेश्चन स्टेप से भी आ सकता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे वर्क आया है और यहाँ पे क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया है। तो आप जानते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क और एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, वर्क एनर्जी एक दूसरे में इक्विवेलेंट होते हैं। वी कैन इजीली कन्वर्ट वर्क इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू वर्क। ये आपको क्लियर है। और इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव द फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल डिराइव फॉलोइंग फॉर्मूलाज, मैक्सिमम वर्क डन और मिनिमम वर्क डन। तो आपको पता होना चाहिए, आपको चाहे एनर्जी रहे चाहे कुछ रहे, आपको वर्क का ही फॉर्मूला निकालना होता है। ओके, क्योंकि एनर्जी का कोई फॉर्मूला कभी नहीं होता, पूरे फॉर्मूले वर्क से निकलते हैं। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप देखेंगे टॉर्क की 2 कॉपी है पूरा फिगर। सॉरी, देखिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये आपको टॉर्क के समय जो फिगर बना के दिया सेम टू सेम वही फिगर है आपका। आपको कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसमें आपका डायपोल रखा है। ये आपका डायपोल रखा है कैसे, थीटा एंगल बनाते हुए। इसका नाम है ए बी। ए पे चार्ज है आपका -q, बी पे चार्ज है आपका +q। और इसकी जो ए बी की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है आपकी 12 और इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपका BC होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन पूरा वही है जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के पे टॉर्क लगते समय बताया गया था कि इन गिवन फिगर AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, कंटेन्स इक्वल बट अपोजिट चार्ज -q एंड +q, जिसपे -q और +q का चार्ज है। और सिंस आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है AB इक्वल्स टू आपका 12 जो है आपकी इफेक्टिव लेंथ। ओके, लेंथ, इसको हम आपको 2 मेथड से करवाते हैं। एक पहली मेथड हम आपको एसेलर की कराते हैं और दूसरी मेथड हम आपको डायरेक्ट जिससे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं वो कराते हैं। ओके, तो आप देखेंगे वर्क इक्वल्स टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मानते हैं आप ये चीज है ना। तो इसको अभी हमने इक्वेशन 1 दे दी है, बट आपको एक चीज पता होना चाहिए, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इफ यदि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 बन जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या बन जाए, 1 बोले तो यूनिट बन जाए, है ना, यूनिट बन जाए, तो आप क्या करेंगे, टाउ इक्वल्स टू एफ कर देंगे, है ना। और इफ यदि आपका टाउ इक्वल्स टू फोर्स बन जाएगा, देन जस्ट उसी समय आपका जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो आपका डी थीटा, क्योंकि एंगल का फर्क आ जाएगा। आप रफ में समझे, मैं 20 को मिटाऊंगा। जैसे अभी 0 डिग्री पे डायपोल रखा, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री, ऐसा 180 डिग्री ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बदलेगा। किस में बदलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बदलेगा डिस्प्लेसमेंट आपका। अब आप क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आएंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स की जगह आपको रखना पड़ेगा, फोर्स की जगह टाउ, और एच की जगह रखना पड़ेगा डी थीटा, और डब्ल्यू टू डब्ल्यू रहेगा। जब डी यहाँ पे है तो डी का असर आपका यहाँ पे भी होगा। ओके, फिर से हम आते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका होगा टाउ डी थीटा। ओके, अब आगे की ओर बढ़ेंगे, बट आपने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, बताए टॉर्क कितना होता है। टॉर्क जो टाउ होता है वो होता है P साइन थीटा। ओके, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, P साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
पी साइन थीटा और ये हो गया आपका पी साइन थीटा और ये हो गया आपका डी थीटा। ओके, यहां तक कि आपको सेम टू सेम डेरिवेशन करना होगा। अगर आप कोई भी मेथड करें, हम आपको 2 मेथड बता रहे हैं, आप कोई भी मेथड करें आपको यहां तक का फिक्स है, यहां तक करना ही है। उसके बाद मेथड चेंज होती है, आपको जिससे लगे आप उससे कर सकते हैं। ओके, पर हम आपको मेथड नंबर 2 ही सजेस्ट करेंगे, यहां तक कि आपका फिक्स है। ओके, आप कोई भी मेथड करें यहां तक कि आपका फिक्स है। अब हम आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, फिर सेकंड मेथड बताएंगे। ओके, आपको जो अच्छे लगे आप देखना। तो फर्स्ट मेथड आपकी एस एल और की मेथड है, जो थोड़ा सा अलग है और स्कूलों में भी आपको यही करवाई जाती है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन इन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पी साइन थीटा और कितना हो जाएगा आपका डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएशन से आपका इंटीग्रेशन कटेगा, कितना आएगा, डब्ल्यू आएगा, पी बाहर आ गया, ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा। और थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2, छोटा थीटा बड़ा थीटा, स्मॉल थीटा ग्रेटर थीटा। और आगे बढ़ेंगे हम, डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा पी थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। तो आपको पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा, ये होगा थीटा 1 और ये होगा थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आप देखेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस को हम बाहर निकालेंगे, माइनस पी कॉस थीटा रहेगा अंदर, ये थीटा 1 और ये क्या रहेगा आपका थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी हायर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ये आपको रखना पड़ेगा, माइनस को अंदर भेजेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी माइनस अंदर जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, ये आपका वर्क डन आ गया। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए आपका क्या आ गया, वर्क डन। अब वर्क किसके इक्वल है, एनर्जी के, इसलिए आपका वर्क भी है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपका हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका यू इक्वल्स टू हो जाएगा ये पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आपको इसमें कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मेथड कंप्लीट होती है। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि सेकेंड मेथड के लिए भी आपको फिगर डेरिवेशन और यहाँ तक की, ये फिक्स जहाँ तक मैंने लिखा हो यहाँ तक की आपको करना पड़ेगा ये नोट। उसके बाद आपकी सेकेंड मेथड चेंज होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड मेथड ही करें, क्योंकि सेकेंड मेथड से न्यूमेरिकल भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम आपको सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं। तो आपकी सेकेंड मेथड जो होगी वो ये होगी, सेकेंड मेथड आपको फिक्स तक की सॉल्व करनी है। उसके बाद आपका कहाँ तक गया है देख लीजिए आप, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना, पी साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से हमने डेरिवेशन चेंज किया था। तो आप देखिए फर्स्ट मेथड में, अब सेकंड मेथड भी यही से होगी। सेकंड मेथड में आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड करना है, इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी साइन थीटा डी थीटा, और ये लग गया यहाँ पे इंटीग्रेशन। चेंज हो रहा है थीटा, बिल्कुल चेंज हो रहा है थीटा। लोअर थीटा, कम से कम थीटा हम जानते हैं, कम से कम थीटा 0 डिग्री का होता है, और बड़े से बड़ा थीटा हमको भी नहीं पता कितना भी हो सकता है, साइन 30, साइन 40, साइन 50, 60, 70, 80, 90, साइन 400, साइन 360, कुछ भी हो सकता है, साइन 780, कितना भी हो सकता है। और हमारा वर्क कितने तक भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि वर्क कितने थीटा तक होगा। कम से कम थीटा 0 होता है, सबको पता है कि सबसे कम एंगल 0 होता है, पर बड़ा एंगल किसी को नहीं पता। इसलिए यहाँ पे बड़े एंगल को आप लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, थीटा। डी से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटेगा, आपका डब्ल्यू आएगा, पी आपका बाहर जाएगा, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पी डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होता है हमेशा वो होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे होगा 0 से थीटा। ओके, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस पी, ये हो गया कॉस थीटा 0 से थीटा। एक बार हमें थीटा की जगह हायर लिमिट ये थीटा और एक बार लोअर लिमिट 0 डिग्री रखना होगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा हो गया माइनस पी कॉस, हायर लिमिट जो आपकी है थीटा माइनस लोअर लिमिट आपकी कॉस 0, याद रखेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका होगा माइनस पी, या आपका कॉस थीटा रहेगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस को अंदर भेजेंगे
ये होगा P माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस कॉस थीटा। आपको न्यूमेरिकल में यही सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। W इक्वल्स टू P 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें इसको एनर्जी में बदलना पड़ेगा। थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इक्वल्स टू आपका एनर्जी होगा और एनर्जी आपका U इक्वल्स टू हो जाएगा P 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके दोनों डेरिवेशन होगा जिसमें हम आपको इसी की सलाह देते हैं, इसी की एडवाइस देते हैं कि आपको यही करना चाहिए। पर क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें उसने आपसे क्या कहा है। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है आपसे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल डिराइव फॉलोइंग फॉर्मूलाज, मैक्सिमम वर्क डन और मिनिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क और मिनिमम वर्क के लिए हमको केस लगाना होगा। ओके, तो हम आगे देखेंगे। वन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, सिंस W इक्वल्स टू क्या है, W इक्वल्स टू P 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, केस 1, केस 2 और ये है आपका केस 3। ओके, इसमें हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे, इसमें हम थीटा इक्वल्स टू 90 लेंगे और इसमें हम थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री लेंगे। देखते हैं, W इक्वल्स टू हो जाएगा P 1 माइनस कॉस 0, यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल्स टू P 1 माइनस कॉस 90 और यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल्स टू P 1 माइनस कॉस 180। ओके, ये आपको देखना चाहिए। तो W इक्वल्स टू आपका हो गया P 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 जाएगा 0, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 0, तो W इक्वल्स टू आपका ऑलरेडी 0 हो गया। ओके, केस नंबर 2 देखते हैं। W इक्वल्स टू P 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W बन जा P बन जा P, आपका ये आएगा। और लास्ट W इक्वल्स टू आपका P 1 रहेगा, कॉस 180 की वैल्यू आपकी -1 होती है, आपको देखना चाहिए। तो W इक्वल्स टू आपका होगा P 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 आपका 2 होगा, तो W इक्वल्स टू आपका होगा 2P। ओके, तो आपको दिख ही गया ना कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। यहाँ पे W की 3 वैल्यू है, 0, P और 2P। तो 0 वाला आपका मिनिमम वर्क डन होगा और 1P आपका मीडियम जिसकी बात की नहीं गई है, और मैक्सिमम आपका 2P होगा, तो ये आपका होगा मैक्सिमम। तो मिनिमम वर्क डन 0 और मैक्सिमम 2P, आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन छोटे फॉर्म में है पर आगे बड़े फॉर्म में बहुत ज्यादा मदद करने वाला आपकी। तो क्वेश्चन ये है, राइट एस यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। आपको एस यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है फॉलोइंग के लिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा आधा ना बनता है ना वैसे शो करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से शो करते हैं। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर और सरफेस हम आपको कराएंगे और वॉल्यूम वाला आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ओके, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी पे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको 1D चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो लीनियर का मतलब लेंथ, एरिया का मतलब एरिया आप जानते हैं 2D, और वॉल्यूम आप जानते हैं 3D, है ना। लीनियर मतलब 1D, सरफेस 2D और वॉल्यूम 3D, ये होता ही है। तो लीनियर में हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है आप जरा देखिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेट वायर है, देखिए ये कोई स्ट्रेट वायर है। ओके, इस स्ट्रेट वायर का नाम है XY। इसका नाम क्या है, XY। XY नाम होने के साथ साथ इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है L। क्या लेंथ है इसकी, L, और इस पे चार्ज है। ओके, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। लीनियर वायर को यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया। इसका चार्ज जो है कैपिटल Q है। चार्ज कितना है इसका, कैपिटल Q। समझ गए आप। एक XY एक वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है से यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, इसका चार्ज Q है और इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा, वो होती है Q अपॉन L। क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये आपका होगा चार्ज अपॉन को हम बोलते हैं पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज,
ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब रही बात इसके एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हम क्या देखेंगे, देखिए एसआई यूनिट आपको पता ही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, चार्ज का कुलाम और लेंथ का मीटर, तो हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर इनवर्स, बड़ा वाला सी बनाना, कुलाम इंटू मीटर इनवर्स, ओके। और रही बात इसके डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो ये भी हम देखते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, चार्ज का होता है 80, लेंथ का होता है एल, तो ये हो जाएगा एम दिया ही नहीं इसलिए m0, एल ऊपर जाके l -1, टी ऊपर 1 ही है और ए 1 ही है, ओके। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी में देखिए क्यू लीनियर के समय क्यू अपॉन एल है, सरफेस के समय क्यू अपॉन एरिया आ जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम के समय चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी के समय चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी के समय चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के समय चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। फिर भी हम आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी करवा दे रहे हैं, वॉल्यूम वाला आप खुद करें होमवर्क में, ओके। तो नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। तो ये आपका होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये कोई सरफेस एरिया है, देखिए आप ध्यान से, सरफेस एरिया है, इसकी रेडियस r, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, ओके। जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका चार्ज q आया है और इसका एरिया कितना है, a है। तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका डेंसिटी, उसको शो करते हैं सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स होगा चार्ज अपॉन एरिया। हमने आपको पहले बताया था लीनियर के समय चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस के समय चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम के समय चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो इसे क्या बोलेंगे, चार्ज अपॉन को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ओके। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब रही बात इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की, अब भी निकाल देते हैं। एसआई यूनिट आपको बनी जाएगी वैसे भी, एंड डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप देखेंगे, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट सिग्मा इक्वल्स टू आपकी क्यू अपॉन ए होती है, चार्ज का कुलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो होगा कुलाम इंटू मीटर की पावर -2, 2 पर जाके -2। और रही बात डीएफ की, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, चार्ज का 80 होता है, लेंथ का एरिया का एल स्क्वायर होता है, तो हमें जिससे जब देखेंगे तो ये होगा m0, एल की पावर 2 पर जाके एल की पावर -2, t1 a1, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको होमवर्क दे रहे हम, वॉल्यूम के समय आपको कुछ नहीं करना है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला जो फिगर है, ये देखिए मैं इसे सुधार देता हूँ, ये देखिए फिगर ये रहेगा, पर इसको पूरा शेडेड करना, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ओके। ये वॉल्यूम रहेगा, ये रेडियस रहेगी, और ये चार्ज रहेगा q, तो आपका रो इक्वल्स टू होगा q अपॉन b, इसको आप सॉल्व करें, ओके। ये आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको होमवर्क दी जा रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा जगह लगने वाली है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, mean by electric flux, flux flux, write its SI unit and DF, write its SI unit and dimensional formula, ओके। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, तो हम आपको समझा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए आप बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये कोई सरफेस एरिया है, क्या है, कोई सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया को एस से सरफेस एरिया या ए से भी शो कर सकते हैं, तो अभी हम हमारी मर्जी, हमको जिससे करना उससे करें, हम आपको ए से शो करके दिखा रहे हैं। तो ये कोई एरिया है, ये एरिया सरफेस एरिया पूरी तरीके से इनक्लोज बॉडी का सरफेस एरिया पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और ये क्यू चार्ज ने, टोटल क्यू चार्ज ने ए एरिया को कवर किया है। किसको कवर किया है, ए एरिया को कवर किया है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम शो करते हैं फाई से।
फाई इक्वल्स टू आपका ई डॉट ए भी लिख सकते हो आप और ई डॉट एस भी लिख सकते हो। ए मतलब एरिया और एस मतलब सरफेस एरिया, वही पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी किसी बुक में ई डॉट एस भी है तो किसी किसी में ई डॉट ए भी है, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों ही सही है। ओके, आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, सरफेस एरिया और एरिया दोनों सेम होते हैं। ओके, एक ही है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है ई फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ओके, तो इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन वी चार्ज, पहले सपोर्टिंग लाइन लिखना पड़ेगा आपको, सपोर्टिंग लाइन में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन वी चार्ज एन इनक्लोज बॉडी, व्हेन वी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये इस टाइप से है। पहले सपोर्टिंग लाइन लिखना पड़ेगा आपको। सपोर्टिंग लाइन इस प्रकार है कि व्हेन वी चार्ज एन इनक्लोज बॉडी फ्रॉम सोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी इनक्लोज बॉडी को या पूरी तरीके से बंद बॉडी को, जब हम किसी तरीके से इनक्लोज बॉडी को, पूरी तरीके से बंद बॉडी को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करते हैं, तब ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और बॉडी के सरफेस एरिया ए का जो प्रोडक्ट है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसी क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन आपको बुक में देखने के लिए मिलेगी। पर एक डेफिनेशन मैं आपको और बताना चाहूंगा जो इसकी मेन डेफिनेशन है, जो आपको बुक में नहीं मिलेगी देखने के लिए, उसे आप देखिए और समझिए। देखिए ये, और यही डेफिनेशन सबसे ज्यादा मेन डेफिनेशन है। ये कोई इनक्लोज बॉडी है, इस इनक्लोज बॉडी को जो आपने चार्ज किया होगा, देखिए इस इनक्लोज बॉडी को जो आपने क्या किया होगा, चार्ज करने का मतलब आपको पहले लेक्चर में ही क्लियर कर दिया गया, किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज का होना। ओके, तो आप देखिए जैसे क्या है, कोई इनक्लोज बॉडी को जब आपने क्या किया, चार्ज किए, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने आपको सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में बताए थे, जिसमें बताए थे कि लाइनें प्लस से बाहर और नेगेटिव के अंदर आती है। ओके, तो फ्लक्स का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, देखिए इस बॉडी को, अपने इनक्लोज बॉडी को जब आपने चार्ज किया मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सरफेस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जो है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो परपेंडिकुलर लाइन जनरेट होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन जनरेट होगी, वही परपेंडिकुलर लाइन आपकी फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लक्स। आप समझ जाना चाहिए आपको। इनक्लोज बॉडी, चार्ज इनक्लोज बॉडी के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। ये सबसे इजी डेफिनेशन है, आपको बुक में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, और यहीं पे आपको फ्लक्स का ओरिजिनल मीनिंग बताया गया है। ओके, कि चार्ज इनक्लोज बॉडी के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आती है वही है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये आपको दिखना चाहिए। तो इसके अगर आप डेफिनेशन देना चाहते तो आप ये देख सकते हैं, नंबर ऑफ perpendicular lines at the surface of charged body. Okay, at the surface of charged body is called their इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आपको चीज क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ये फ्लक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन होती है वही परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन फ्लक्स कहलाती है। ओके, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से देखते चलेंगे। अब बात कर रहे हैं हम एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट के ऊपर आप ध्यान देंगे। एसआई यूनिट फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए होता है, बट ई इक्वल्स टू आप जानते हैं ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है इंटू ए। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम यहीं पे डीएफ पे निकालेंगे, तो डीएफ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए, ई की जगह पे एफ अपॉन क्यू इंटू ए। फोर्स का आपको पता ही है, m1 L1 T-2। चार्ज आप जानते ही है AT, और एरिया भी आप जानते हैं L स्क्वायर। बस रख दीजिए m1 L की पावर 2 और 1, L की पावर 3, T की पावर -2 था और -1 ऊपर जाके -3, और A1 ऊपर जाके A-1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसके आप भूले ना। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड डिराइव गॉस थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। ओके, इससे आप भूले ना, ये बिल्कुल मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन में से एक है आपका मोस्ट टाइम भी।
ओके, इसकी 3 एप्लीकेशन है। जैसे आपको 11 में था ना बर्नौली थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर वीटर कुछ भी आती थी, वैसे ये क्या है आपका गॉस थ्योरम है। इसकी एक ना एक एप्लीकेशन आपको गारंटी आएगी। ओके, और ये 5 नंबर में आ ही रही है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो पहले आपको गॉस थ्योरम समझना चाहिए कि गॉस थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो गॉस थ्योरम को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे, अभी आपको थोड़ी देर बाद आपसे बात करके स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए आपको देखना चाहिए क्या है आपकी इनक्लोज बॉडी। क्या है इनक्लोज बॉडी? जैसे इनक्लोज बॉडी को सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज किया गया होगा, ये चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके ऊपर हमें कुछ परपेंडिकुलर लाइन देखने के लिए मिली। इसके ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिली? कुछ परपेंडिकुलर लाइन, जो इसका फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लक्स। इसका चार्ज कितना है? क्यू। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे वो तो लिखेंगे जब भी। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट के लिए पहले एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ये क्या है? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू। फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू, बस इसी को हमको लिखना है। फाई क्या है? फ्लक्स, और क्यू क्या है? टोटल चार्ज। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स, और क्यू क्या है? टोटल चार्ज। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज। टोटल फ्लक्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज। लिख सकते हैं हमेशा, पर ये तसा लिखने में मजा नहीं आएगी। पहले आपको सपोर्टिंग लाइन जोड़ना पड़ेगा कि व्हेन वी चार्ज एन इनक्लोज बॉडी फ्रॉम सोर्स। पहले आपको सपोर्टिंग लाइन लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी चार्ज एनी इनक्लोज बॉडी फ्रॉम सोर्स। देन अब आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। देखिए, फिर से बोल दे रहा हूं, फाई इक्वल्स टू 1/ε टाइम ऑफ क्यू, मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ टोटल चार्ज। बस ये तो है। देन टोटल, देखिए टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। बढ़े हम आगे। ठीक, अब हम इसका वेरीफाई करके दिखा रहे हैं आपको, इसको प्रूफ करके दिखा रहे। ओके, इसको हम जो आपको प्रूफ करके दिखा रहे, इसकी भी 2 मेथड है, एक छोटी मेथड और एक बड़ी मेथड। ये बाकी चलिए गॉस थ्योरम, उसकी जो एप्लीकेशन है लास्ट ही टॉपिक है आपके कोर्स में। ओके, इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 एंड होगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल हम करवाने वाले कुछ। ठीक है, बस एक लास्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, उस लास्ट वीडियो में आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस एंड कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। ओके, तो आप सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे कि आया कैसे। प्रूफ देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि सिंस फाई इक्वल्स टू इनटू एस होता है। फाई इक्वल्स टू क्या होता है? इनटू एस होता है। बट आपको तो ये पता ही है कि E इक्वल्स टू क्या होता है? E इक्वल्स होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन r स्क्वायर, चार्ज अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, एंड एज सरफेस एरिया स्पेरिकल बॉडी के लिए 4π स्मॉल r स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल r लेंगे तो यहाँ पे भी स्मॉल r, यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे कैपिटल R लेंगे तो कैपिटल R, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब E और S की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में जब आएंगे तो फाई इक्वल्स टू इनटू एस होगा। E की जगह E की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4π R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू। ओके, ये आपका आके रेडी है, ये आपकी फ्लक्स की डेफिनेशन आके टोटली रेडी है। और है ना, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है। इसकी सेकंड मेथड हम आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के साथ करवाएंगे। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पे आपका चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। ओके, अब हम आपको अगले वीडियो से न्यूमेरिकल्स पूरे शुरू से टॉपिक से न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं सिलेक्टेड। ओके, फिर जैसे ही ये खत्म होता है आपकी चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया जाएगा।